सो हेलो एंड वेलकम। नाउ वी आर बैक विद द फिफ्थ पार्ट। आई होप आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज के चारों पार्ट देखे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट पार्ट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहूँ क्योंकि इसके अंदर वो पार्ट हमें समझने को मिलेगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि उस समय का समाज इंडिया के समाज से, ईरान के समाज से या आसपास के समाज में किस तरीके से क्लासिफाइड हो रखा था। तो उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये वीडियो काफ़ी क्लिस्टर क्लियर समझ में आएगी। दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा होगा, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये पता होगा कि रोमन साम्राज्य के अलावा भी अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में फ्रेंच पीपल ने या जर्मन्स ने समाज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। जैसे कि आपको पता है, सबसे ऊपर तो किंग होते ही होते थे, लेकिन उनसे पहली पोस्ट होते थे क्लर्जी, उसके बाद होते थे नोबैलिटी, है ना, और उसके बाद होते थे आपके नॉर्मल इंसान, और यानी कि आम पीपल जिससे टैक्स लिया जाता था। हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में हमें क्या कहते हैं, पादरी वर्ग बोला करते हैं, और उसके बाद इसको हम अभिजात वर्ग बोला करते हैं, अभिजात वर्ग। और उसके बाद ये वाला वर्ग था साधारण यानी कि सामान्य यानी कि नॉर्मल क्लास। तो पूरा का पूरा समाज उस समय इस तरीके से डिवाइड होता था। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम क्या कहते हैं, रोमन साम्राज्य की बात करें, तो उस समय पे समाज 5 कैटेगरी में डिवाइड होता था। सेनेटर्स है, इक्विटीज है, मिडल मैन है, उसके बाद हिमोलियस है, एंड देन स्लेव्स है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो 3 कैटेगरी के लोग थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और नॉर्मल इंसान। और उसके बाद अगर हम कहाँ की बात करें, हम बात करें आपके दूसरे क्लास 12th में आप आओगे, अल बरूनी ने भी क्या कहते हैं अपने समाज में परीक्षा में बताया कि उस समय पे समाज किस तरीके से था। जैसे किंग्स एंड प्रिंस सबसे नंबर 1 पे होते थे, मंक्स एंड फायर प्रीस्ट इस टाइम पे सेकंड नंबर पे होते थे, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉटर, उसके बाद क्या कहते हैं अदर साइंटिस्ट, ये तीसरे नंबर पे होते थे। लास्ट में पीसेंट एंड आर्टिशंस हुआ करते थे। जबकि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ऊपर क्या कहते हैं ब्राह्मण होते थे, देन क्षत्रिय होते थे, देन वैश्य और शूद्र। हमारे इंडिया के अंदर इस तरीके से लोगों की क्लासिफिकेशन होती थी। अगर हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें तो अब हम लोग जाति के हिसाब से लोगों को नहीं बांटते हैं, अब हम लोग कैटेगरी के हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कैसे? सबसे ऊपर सारे लोग जनरल में हैं, देन ओबीसी में हैं, देन एससी में हैं, एंड देन एसटी के अंदर है ना। तो पहले समाज ऐसे बांटा जाता था, और इस वजह से पर्शिया के अंदर भी ऐसा था, इंडिया के अंदर भी ऐसा था, और उसके बाद आपके क्या कहते हैं फ्रांस और सॉरी रोमन साम्राज्य में भी ऐसा हमें देखने को मिलता था। बट अब पर्शिया में, रोम में, फ्रांस में मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कैटेगरी को डिवाइड करा गया है, लेकिन अब हमारे इंडिया के अंदर इस सिस्टम को बदल दिया गया है। हमने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसी कैटेगरी में इसको बना दिया है। तो हाल फिलहाल अब बात करते हैं, कम टू द पॉइंट, कि सामाजिक पदनामों का मतलब समाज के हायरार्किकल सिस्टम किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो सबसे ऊपर आते हैं सीनेटर्स। सीनेटर्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से इस व्यक्ति ने बताने की कोशिश करी है। मॉडर्न स्टैचू रिप्रेजेंट द टैक्टियस, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर आपको ये दिखाई देगा। और इन्होंने बताया कि उस समय पे ये एक इतिहास करता है, उन्होंने बताया कि सोशल हायरार्की सिस्टम के अंदर जो सीनेटर्स होते थे वो सबसे ऊपर कैटेगरी में आते थे, क्योंकि राजा तो सुप्रीम है ही, राजा तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन उसके बाद अगर कोई आता है तो उसके बाद आता है आपका कौन? वो आता है सीनेटर। तो सीनेटर कौन थे? अब मैं आपको ये बताने नहीं बैठूंगा, बिकॉज हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी कर ली है कि सीनेटर्स हमें कौन मिलते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये वही लोग थे जो राजा को एडवाइस दिया करते थे अच्छे लेवल पे। रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल हु अटैच टू द ग्रेट हाउसेस वाज नेक्स्ट टू द सोशल ऑर्डर। दूसरी बात, लोअर क्लासेस एंड स्लेव्स कम टू द बॉटम इन द रोमन एम्पायर। लोअर क्लास और स्लेव्स जो होते थे वो सबसे नीचे आते थे रोमन एम्पायर के अंदर। ये इन्होंने बताने की कोशिश करी है, पेपर के अंदर आएगा। और फिर देखो तो सबसे ऊपर सीनेटर्स, उसके बाद हिमोलियस एंड स्लेव्स, ये सबसे नीचे आते हैं, और उसके बाद मिडिल क्लास एंड इक्विटीज़, ये सीनेटर्स से नीचे हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम इनके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। तो द सीनेटर्स एंड द इक्विटीज हैज मर्ज इनटू द एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी। अगर हम देखने की कोशिश करें इन दोनों को, अगर हम लोग मिला लें तो ये वही लोग होते थे जो समाज के
सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कंट्रोल करने वाले लोग होते थे, जो समाज को कंट्रोल करते थे राजा के बाद। इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समाज में देखने को मिलती थी। एंड देन उसके बाद मिडिल क्लास आता है। तो मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादातर कौन है? मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादातर उन लोगों को रखा जाता था जो राजा के लिए ब्यूरोक्रेट्स का काम करता था। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाही। जैसे मिडिल क्लास में आज हमारे इंडिया के अंदर मैं कह सकता हूँ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सरकारी महकमे के, सेंट्रल के जितने भी लोग हैं, ये सारे सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। ऐसे रोमन समाज के अंदर हमें वर्किंग क्लास, जैसे कि आर्मी के अंदर, उसके बाद नाव चलाने वाले लोग, है ना, अच्छे खासे ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार, ये उस समय पे मिडिल क्लास के अंदर आते थे। देन उसके बाद उसके नीचे की कैटेगरी है, अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर ज़्यादातर रूरल लेबर हैं, वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं, माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं, माइग्रेट वर्कर है, ये वो सारे लोग हैं जो बिल्डिंग की इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, कटाई के लिए काम करते हैं, खेती के लिए काम करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो स्लेव है, ये गुलाम थे। आपको पता है इनके बारे में हमने बताया था कि गुलामी प्रथा पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर बहुत तगड़ी तरीके से भरी हुई थी, और स्लेव को खरीदना बेचना एक आम बात थी, और दूसरी बात यहाँ पे स्लेव ब्रीडिंग भी करवाई जाती थी। तो ये एक चीज़ आपने समझनी है। अच्छा, अब बात करते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ लेट रोमन एम्पायर। मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनिटरिंग सिस्टम ब्रोक डाउन इन द लेट रोमन एम्पायर बिकॉज द स्पेनिश सिल्वर माइन वर एग्जॉस्टेड एंड गवर्नमेंट रन आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ मेटल एंड सपोर्ट द स्टेपल कॉइनेज इन द सिल्वर। इसका मतलब क्या है? देखो उस समय पे ना आपने पता करा होगा कि जो साम्राज्य होता था उसको चलाने के लिए राजा को टैक्स की जरूरत पड़ती थी, और टैक्स के रूप में सिल्वर से बने हुए कॉइन का इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि स्पेन से ही वो सारा का सारा जो था सिल्वर आता था, और फिर वो लोग उससे बनाया करते थे, बट इसको स्पेन के अंदर जो सिल्वर से मिलने वाली माइनिंग थी वो बहुत कम हो गई। जितना सिल्वर निकालना था निकाल लिया गया, अब सिल्वर बचा ही नहीं, तो अब किससे कॉइन बनाएंगे, और कॉइन बनाएंगे नहीं तो फिर राजा टैक्स कहाँ से लेगा। और दूसरी बात ये कि कॉइनेज सिस्टम को हमें बरकरार रखना है, जब भी तो मॉनिटरिंग सिस्टम सही चल पाएगा। इसके सपोर्ट में गोल्ड के कॉइन भी अगर चलाते हैं तो ऑफकोर्स अपने आप में ही बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि गोल्ड के अंदर अगर कोई कॉइन बनाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो सिल्वर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा हो सकता है हम लोगों के लिए, या रोमन एम्पायर के लिए कितना ज़्यादा हो सकता है, ये भी आप समझ सकते ही हैं। रोमन ब्यूरोक्रेसी इन द लेट रोमन एम्पायर। अब ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो द ब्यूरोक्रेसी इन द लेट रोमन एम्पायर बोथ हायर एंड द मिडिल लेवल वाज अफिलिएट एज इट ड्यू मच ऑफ हिज सैलरी इन द गोल्ड एंड द इन्वेस्टमेंट इन द बाइंग लैंड। आपको पता ही है रोमन क्लास के अंदर जो बेचारे एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि भाई पैसा तो सभी को चाहिए। इसी वजह से, इसकी वजह से समाज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, जुडिशल सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ बहुत सारे क्या कहते हैं करप्शन आने लग गए, है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लग गया। इसकी वजह से गवर्नर और जो नौकरशाही के लोग हैं वो ज़बरदस्ती पैसा वसूलने लग गए, क्योंकि पैसे की मात्रा कम होती जा रही है ना। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इतिहासकर्ता और बुद्धिजीवी ने अन्य सदस्यों के लिए इस तरह के व्यवहार की निंदा करी। उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है। अगर अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर पैसे की कमी होती जा रही है तो सिस्टम जैसे चल रहा है, सिस्टम को चलाना बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम चलता है ब्यूरोक्रेट से, सिस्टम चलता है क्लर्जी से, सिस्टम चलता है आपके सीनेटर्स ग्रुप्स के थ्रू, है ना, और जो इक्विटीज़ हैं उनके थ्रू चल रहा है। और अगर वही धन को अपने पास स्टोर करने लग जाएंगे तो समाज में उन तबके के पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा जिनके पास ज़रूरी है ना। तो ये तो रोमन ब्यूरोक्रेसी हम कह सकते हैं मिलिट्री के अंदर, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये जो एक्सटॉर्शन का तरीका था वो आ गया, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं बाय द 4th century ट्रेडिशन ऑफ रोम लॉ एक्टेड एज अ ब्रेक एंड वाज एक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। और ये वही दौर था जब 3rd century क्राइसिस ख़त्म होता है और पूरे के पूरे रोमन एम्पायर के अंदर लोगों को ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर रोमन रिपब्लिक है तो हमें उनके अधिकार, यानी कि जनता के अधिकार के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय द 4th century द ट्रेडिशन ऑफ रोम लॉ एक्ट एंड इट वाज एक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। 4th century में ऐसा हुआ because of these law powerful bishops could deal with the powerful emperor when they were extremely harsh on civil population। ये वही दौर था जिस समय बिशप्स लोग जो होते थे, जो चर्च को चलाया करते थे,
ये डायरेक्टली राजा से कनेक्ट हो सकते थे। और क्योंकि चर्च के अंदर लोग जाते हैं अपनी भगवान से प्रार्थना करने के लिए, तो बिशप्स उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे चर्च के माध्यम से। और वो लोग आ गया कि बिशप्स फाइनली राजा से भी बात करने लग गया, पावरफुल एम्परर से भी बात करने लग गया, क्योंकि अगर राजा खामी का ज़्यादा टैक्स ले रहा है तो ऑफ कोर्स वहाँ की जनता ही तो प्रॉब्लम में जाएगी ना। तो फिर ऐसे में फिर इनका भी रोल बनना चालू हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं डिस्क्राइब द फिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल, क्या कहते हैं, फाइनेंशिंग पीरियड ऑफ द एवोल्यूशन, ब्रेकअप द रोमन एम्पायर एंड द रेफर ऑफ द 4th to 7th सेंचुरी। अगर अब हम आगे देखने की कोशिश करें तो ये तो था अर्ली रोमन एम्पायर, लेकिन जैसे ही 3rd सेंचुरी क्राइसिस ख़त्म होता है और 4th सेंचुरी आता है और नए नए सिविल राइट्स बनने चालू होते हैं, तो रोमन समाज के अंदर संस्कृति, कल्चर, उसके बाद रिलीजन एंड देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बाद वे ऑफ रनिंग गवर्नमेंट, ये सब चेंज होने लग गया। कारण क्या था? कारण ये था कि इसको लेट रोमन एम्पायर कहा गया। और जैसा मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक है आपका अर्ली रोमन एम्पायर, जिसमें हमने उन चारों रूलर के बारे में पढ़ा, और एक है लेट रोमन एम्पायर। तो लेट रोमन एम्पायर की शुरुआत हमारी एम्परर डायक्लेशियन से शुरू होती है, और यहाँ पे 400 से लेकर 700 AD के टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर कितना कम बचा हुआ है, रोमन एम्पायर में संस्कृति कैसी है, रोमन एम्पायर में राजा काम क्या कर रहा है, रोमन एम्पायर के अंदर किस तरीके से राजा अब चीज़ों को डील कर रहा है, सिविल राइट्स की बात क्या हो रही है, एवरीथिंग वी नीड टू डिस्कस। तो ये लेट रोमन एम्पायर में आप ज़्यादातर 2 ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एम्परर डायक्लेशियन और उसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। अब बहुत तगड़े बदलाव होने चालू हो गए। सबसे पहला, यहाँ पे जो डायक्लेशियन थे जैसे ही पावर में आते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी सीमाओं को मजबूत करते हैं। वो कहते हैं कि ससीरियन एम्पायर की तरफ से, ईरानियन की तरफ से हमारे ऊपर हमला होता रहता है, तो ऐसे में हमें अपनी सीमाओं को फोर्टिफिकेशन करना चाहिए, सीमाओं को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी सीमाएं बचेंगी तो बाहर से अटैक नहीं होगा। ही रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल बाउंड्री एंड सेपरेटेड सिविल फ्रॉम द मिलिट्री फंक्शन। इसने सैन्य कार्यों को सामान्य नागरिक के कार्यों से अलग कर दिया। ये ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर एंड हु बिकम द पावरफुल। इन्होंने ही कहा कि कुछ डिसीजन लेने की पावर कमांडर्स के पास भी होनी चाहिए, हमेशा हर चीज़ राजा ही डिसाइड नहीं करेगा। दूसरी बात, कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेट सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडिट। अब उसके बाद देखो, अगर हम डायक्लेशियन का टाइम पीरियड देखें तो डायक्लेशियन का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैप में। देखिए, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 0 से अगर हम इतना पीछे जाते हैं तो 509 BCE तक ये चल रहा था। हमने 27 BCE के टाइम पीरियड में 14 से लेके हमने पढ़ा था अगस्टस के बारे में, अगस्टस के बारे में। देन उसके बाद हमने अगस्टस के बाद उसका बेटा टाइबेरियस आया था, देन टर्जन आया था। ऐसे करते करते हम बहुत आगे आ गए हैं। और अभी हम किस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 284 से लेकर 286 के टाइम पीरियड तक। ये बंदा 2 साल तक ही पावर के अंदर रहा। 284, 20 नवंबर 284, यानी कि हम यहाँ पे 248 से लेके 286, 284 से लेके 286, ये 2 साल का डायक्लेशियन का टाइम पीरियड है। तो हम जीरो से इतने साल आगे आ गए। हम जीरो से उतने साल पीछे पढ़ रहे थे, हम जीरो से इतने साल आगे आ गए। अब ऐसी सिचुएशन में डायक्लेशियन ने ये सारे बदलाव करे। देन उसके बाद आता है कॉन्स्टेंटाइन। ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे समाज के लिए, हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसने सबसे पहले तो नए इनोवेशन करने चालू करे। इसने मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया। इसने एक नई राजधानी बनाई। कई सालों तक रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, लेकिन इसके टाइम पीरियड में आने के बाद इसने नई कैपिटल बनाई। इसको हम कॉन्स्टेंटिनोपोल कहते हैं, हिंदी में से कुंतिस्तुनिया भी बोला जाता है। दूसरी राजधानी बनाई गई। अब क्योंकि इनके पास सिल्वर उस टाइम पे ख़त्म हो गया था, तो इसने अपने टाइम पीरियड में बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए एक सॉलिडियस कॉइन बनाया, और ये कॉइन कम से कम 4.5 ग्राम का था, और ये कॉइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये कॉइन बना और उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ में चेंज होने चालू हो गए। बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि मॉनिटरिंग स्टेबिलिटी हो गई, पॉपुलेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगी क्योंकि बिजनेस आने लग गया। और मैं कह सकता हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड दैट द इन्वेस्टमेंट इन द रूरल establishment including the industrial installation like the oil presses and glass factory in newer technology such as screw press and multiple water mills। ये वो सारा टाइम पीरियड था जो उसने नया शुरुआत करा। उस बंदे ने स्क्रू टेक्नोलॉजी लेके आया वो बंदा,
उसके आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वही दौर था जिस समय थोड़े बहुत चेंजेस होने चालू हुए और लोगों की इकोनॉमिक लाइफ बढ़ने लगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ गया बहुत बड़ी मात्रा में, और अर्बन लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पीरियस हो गई। गोल्ड में बिजनेस हो रहा है ना क्योंकि, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टेंटाइन का टाइम पीरियड बड़ा खतरनाक था। टाइम पीरियड आप देख सकते हो 306 से लेके 337 का टाइम पीरियड, यानी कि अब हम लोग कहाँ आगे, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आगे, हम इसके और आगे आगे, मतलब हम 0 से यहाँ पे 300 कितना लिखा हुआ है, ये टाइम पीरियड आपको जानना जरूरी है, 306 से लेके 337, यानी कि लगभग इस बंदे ने, कॉन्स्टेंटाइन ने काफ़ी सालों तक राज करा। आप देख सकते हो इतने सालों तक तो कॉन्स्टेंटाइन ने राज करा है, इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन का टाइम पीरियड हमारे लिए जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि इसने पूरी तरीके से बदलाव करे, उसने रिलीजियस लाइफ लोगों का बदल दिया। उसने कहा कि भाई देखिए अब क्या होगा, उसने चेंजेस ये करे कि एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने डिक्लेयर करा कि पूरे के पूरे रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी के बाद ऑफिशियल धर्म क्रिश्चियनिटी होगा। मैंने आपको बताया था कि ये साम्राज्य 3 इलाकों में फैला हुआ है और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग देवता इनके हैं, लेकिन लेट रोमन एम्पायर के अंदर यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि ऑफिशियल धर्म क्रिश्चियनिटी होगा, क्योंकि 7th सेंचुरी तक धीरे धीरे ना इस्लाम धर्म बढ़ रहा था और ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम धर्म यूरोप की कंट्री में आ जाए, और इसी वजह से। सो लास्ट टॉपिक अगर हम देखें, रोमन एम्पायर क्यों गिरा, तो रोमन एम्पायर गिरने के बहुत सारे कारण हैं। 4वीं शताब्दी में मैं कह सकता हूँ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पूर्व और पश्चिम के हिस्से हैं वो बट गए, आधे हो गए, और उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द लेट एंटिक्विटी पीरियड द जनरल प्रोस्पेरिटी वाज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट। जिस समय कॉन्स्टेंटाइन या उनका लेट रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड था, वहाँ पे विकास ज़्यादातर ईस्ट की जगहों पे ही देखने को मिले। इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग टिल द 6th सेंचुरी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर बढ़ता रहा लेकिन वेस्ट वाला पार्ट नहीं बढ़ा। ईस्टर्न रिमेन यूनाइट अंडर द एम्परर जुलिस्टन आने वाले और भी कॉन्स्टेंटाइन के आगे होगा, उसके टाइम पीरियड तक ईस्ट वाला पार्ट रोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में रहा, लेकिन 7th सेंचुरी तक आते आते रोम और ईरानों के बीच फिर दोबारा से वॉर होने चालू हो गए, और वॉर होने के बाद ईस्ट रोमन एम्पायर जो था बाद में बाइजेंटाइन के नाम से जाना जाने लग गया, और उसके बाद इस्लाम धर्म वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ा। ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हिस्ट्री के अंदर उस समय पे होने चालू हो गए, और लार्ज पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर एंड द ईरानियन एम्पायर हैड फॉल इनटू द हैंड ऑफ अरब्स। और उसके बाद बहुत रोमन एम्पायर का बहुत सारा पार्ट जो अरब के अंदर आता है वो अरबियों के हाथों में चला गया। मतलब ऑफ कोर्स वो चला इसलिए गया क्योंकि अब कंट्रोल धीरे धीरे छूटना चालू हो गया। विद प्रमोटिंग द क्रिश्चियनिटी चर्च अ होली रोमन एम्पायर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज किंगडम फ्रॉम द 9th सेंचुरी। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन ने ऑफिशियल धर्म क्रिश्चियनिटी को करा था, उन राज्यों के अंदर क्रिश्चियनिटी धर्म बनने लग गया, चर्च की स्टैब्लिशमेंट होने लगी, और 9th सेंचुरी तक बहुत बड़ी मात्रा में इसको देखा जाने लग गया। सो दोस्तों ये था रोमन एम्पायर के ख़त्म होने का कारण। तो आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज मिली होगी, समझ में आया होगा ये चैप्टर। वीडियो कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।